हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हम क्या करने वाले हैं आज? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो, मैं आपको कई बार बोलता हूं, ये अगर आप बोलना चाहें तो ये एप्लीकेशन या मार्जिनल कॉस्टिंग का ही फर्दर एक्सटेंशन है, पार्ट। तो मेरी बात को ध्यान समझेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल वर्ड्स में ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? एक सिंपल मीनिंग में ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, आप मुझे क्या इंडिकेट करेंगे? हाँ, आप बोलो संदीप। ठीक बोल रही हो। मतलब अगर हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी यूनिट या कोई भी सर्विस कुछ भी दे रहे हैं, तो उसके लिए हम सेल प्राइस वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि वो इंटरनली ही ट्रांसफर हो रहा है। और जब वो इंटरनल ट्रांसफर होगा, हम उसको सेल प्राइस नहीं बोल सकते। तो ऐसा प्राइस जो हम अपने ही इंटरनल यूनिट से चार्ज करते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं, उनको हम सब यहां पे डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा? ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विद द प्राइस वन प्रॉफिट सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉफिट सेंटर जो चार्ज करता है अनदर प्रॉफिट सेंटर से विद इन द कंपनी। तो आपका सबसे मेन फोकस क्या होगा? अपनी ही कंपनी के अंदर एक सेगमेंट जब दूसरे सेगमेंट से जो प्राइस चार्ज करेगा, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए। मैंने यही बोला। सिंस द सप्लाइंग प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू बिकम्स रेवेन्यू प्रॉफिट या सेंटर कॉस्ट, द ट्रांसफर प्राइस यूजन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर परफॉर्मेंस। अब अगर ए ने बी को ट्रांसफर करा कोई प्रोडक्ट, तो इसने प्राइस चार्ज कर लिया ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग ए के लिए क्या होगा? मतलब जब ए ने उसको पैसे दिए, अगर सपोज करो, तो ए के लिए वो कॉस्ट है और बी के लिए वो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। जो एक कंसर्न दूसरी कंसर्न को क्या कर रही है, मतलब आप एक डिपार्टमेंट, एक सेंटर, तो जो पे कर रहा है उसके लिए वो कॉस्ट बनेगी और अदर वाले के लिए क्या बनेगी? रेवेन्यू बनेगी। और अगर वो एक के लिए कॉस्ट और एक के लिए रेवेन्यू है, तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट कंसर्न के प्रॉफिट पे जरूर पड़ेगा। जब मैं बोल रहा हूं मेरी कॉस्ट है, तो उसको अदर सेगमेंट के लिए कॉस्ट ट्रीट करूंगा, टोटल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग एक वाइटल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? हाँ जी सर। ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक इज मेजर इशू इन करंट बिजनेस वर्ल्ड। बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने बोला। हर इंडस्ट्रीज को यूज कर रही है। देखो यहीं पे इसमें मैंने क्या बताया? ट्रांसफर प्राइसिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन बाय फिक्सिंग फेयर ट्रांसफर प्राइसिंग वन कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ टैक्स बर्डन। क्लियर? ये टॉपिक हमारा फाइनल भी आता है कि एक जो दूसरे को कितना प्राइस चार्ज करें, कितना ना चार्ज करें, उसके लिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के चार्ज करने के कई मेथड्स हैं। Thus, profit for both division as well as the evaluation and compensation of their manager are affected by transfer price, since profit based performance measure of two division are affected। मतलब वो अपने ही डिपार्टमेंट से कब तक मैक्सिमम प्राइस पे करेगा, जितना उसको मार्केट से सस्ता मिल रहा है। अगर सपोज करो मैं ए हूं, मैं अपने ही डिपार्टमेंट के वहां से ले रहा हूं, कब तक लूंगा? अगर वो आइटम जो रॉ है या जो मेरे काम का है वो मार्केट में 11 रुपए का है, तो मैं आपको मैक्सिमम तो 11 ही पे करूंगा ना, क्योंकि अगर मैं आपको 11 से ज्यादा पे करूंगा तो फिर मैं आपको क्यों पे कर रहा हूं? मार्केट से ही ना उसको परचेज कर दूं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग अदर कंसर्न की कॉस्ट बनेगी, उससे टैक्स का इफेक्ट कम आएगा, मतलब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। तो हमने बोला ये एक इंटरनेशनल टैक्सेशन मार्केट के अंदर भी एक वाइटल रोल प्ले करेगा। मैक्सिमम प्राइस उतना पे करेंगे जितने तक कि उसकी क्या होगा? मार्केट में
कॉस्ट अवेलेबल होगी उतना तक मैं आपको मैक्सिमम प्राइस क्या करूंगा। बिल्कुल। अब एडवांटेज मेरा पढ़ना ट्रांसफर प्राइसिंग के। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, क्या इसके मेरिट्स क्या हैं या बेनिफिट्स क्या हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के? मेन एडवांटेज आर एज फॉलोस। जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसके क्या क्या मेरिट्स हैं? पहला, टॉप मैनेजर हैव मोर टाइम टू डिवोट जर्नल प्लानिंग सिंस दे आर नॉट बर्डन विद रूटीन डेली डिसीजन। जब टॉप मैनेजर हैं उनके पास बहुत टाइम होता है जर्नल प्लानिंग के लिए। उनका काम ही मेन क्या होता है टॉप मैनेजमेंट का? एक्शन को परफॉर्म तो करना होता नहीं, वो तो मिडिल या लोअर जोन करते हैं। तो अगर टॉप मैनेजर्स अपनी जर्नल प्लानिंग पे टाइम डिवोट करते हैं, उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ट्रू एंड फेयर पोजीशन चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर पोजीशन कब आएगी? जब प्रॉफिट जेन्युइन होगा। प्रॉफिट जेन्युइन कब होगा? जब कॉस्ट जेन्युइन होगी। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इस फील्ड में इस रिगार्ड में आपकी हेल्प करेगा। सेकंड, डिसीजन मेकिंग टास्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर पर्सनल so that each person has enough time to give matters sufficient attention। मतलब हम इस तरीके की प्लानिंग करेंगे जिससे हम इंडिविजुअली हर पर्सन के ऊपर सफिशिएंट अटेंशन प्रोवाइड कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल कैन बी अचीव्ड एज मैनेजर कैन इंप्रूव क्विकली टू मेक नीडेड करेक्शन। एक प्रॉपर करेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे? एक बेटर परफॉर्म करेंगे। तो पहला आपने क्या लिखा? टू डिवोट जर्नल प्लानिंग, मोर अटेंशन सिग्निफिकेंट करेगा। और तीसरा आपने क्या बोला? नीडेड करेक्शन भी वो काम कर पाएगा। फोर्थ, मैनेजर्स आर बेटर मोटिवेटेड। मैनेजर का काम भी मोटिवेशन का होता है, एज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर दोज मैटर ऑन विच देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। जो वो क्या करेंगे? ज्यादा मोटिवेट करते हैं जिन जिन के थ्रू वो मेजर कर पा रहे हैं। फिफ्थ, managers are more likely to exercise initiative in such matters as comparison shopping in order to reduce cost outside material। अपने प्राइस को कंपेयर करते हैं। मैंने भी आपको बोला ना, मैक्सिमम कितने तक पे करें, कितने तक ना पे करें, कितना मुझे सस्ता पड़ेगा अगर मैं इंटरनली ही उसको ले रहा हूं। कंपैरिजन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्ट टेंड टू कीप इंटरनल कॉस्ट सच एज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ intercompany goods or services in line। And next and last one, as manager become more proficient in decision making। मैनेजर का काम ही ये होता है कि जो डिसीजन आपने लेनी है उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। दे बिकम मोर क्वालिफाइड और हायर मैनेजमेंट पोजीशंस में तभी आ पाएंगे। तो इन सब केस के अंदर हमारा क्या होगा? ट्रांसफर प्राइसिंग हमारे लिए हेल्प करता है। तो पहले प्लीज फर्स्ट 6 पॉइंट रीड करके देखो। ट्रांसफर प्राइसिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं पहले वो रीड करके देखो। किसी पॉइंट पे लग रहा है अगर नहीं कवर हो पा रहा है या नहीं समझ पा रहे मुझे बोलो। क्लियर? गुड। चलो अब ट्रांसफर प्राइसिंग के डिसएडवांटेज दैट इज डीमेरिट देखो। करें स्टार्ट? ठीक है। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज आर एज फॉलोज। पहला, द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिसेंट्रलाइज इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन।
मतलब आपने ये तो बोल दिया कि इसका प्राइस जेन्युइन होगा क्योंकि एक की कॉस्ट है, एक का रिवेन्यू है और ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे। बट ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दें, इस बात को कैलकुलेट करना या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्राइस जेन्युइन आएगा या कैसे नहीं आएगा, उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंडली, मैनेजर्स नीड टू हेड decentralized unit must be selected and trained, a process that is often time consuming and expensive. जितना जितना डिसेंट्रलाइज करने के लिए काम करेंगे मैनेजर, उसके लिए सिलेक्शन के लिए ट्रेनिंग होगी, और अगर कोई भी काम ट्रेनिंग के थ्रू होगा या ट्रेन पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा तो ये क्या लग रहा है, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसिव प्रोसेस आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इतने डीमेरिट होने के बाद भी आज वर्ल्ड में ट्रांसफर प्राइसिंग का स्कोप बढ़ रहा है। थर्ड, द वेरिड एक्टिविटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी भी आ रहा है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। तो और कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है। तो पहला क्या बोला आपने, टाइम कंज्यूमिंग, और दूसरा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कोऑर्डिनेशन, और इसके लिए डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हो गया। फोर्थ, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट एंड इंडिविजुअल मैनेजर इज ऑफन प्रॉब्लमेस्टिक। मतलब इंडिविजुअल मैनेजर को लेके आना डिफिकल्ट टास्क है, प्रॉब्लम बेस है। क्लियर? आप एक बार इन चारों पॉइंट को दोबारा पढ़ो। ठीक है सर, चलो अब सिलेक्शन तो वही बोल दिया। चलो पहले ये वाला देख लो, अब थ्योरी में भी वाई डू ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम एग्जिस्ट। ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम एग्जिस्ट क्यों होता है? जो मेरिट्स हैं उसी पॉइंट को बोल सकते हो आप। क्या बोल रहे हैं बोलो? टू कम्युनिकेट डाटा विच लीड टू गोल कॉन्ग्रेंट डिसीजंस के लिए, टू इवेल्युएट सेगमेंट परफॉर्मेंस, सेगमेंट की परफॉर्मेंस, एंड दस मोटिवेट मैनेजर टुवर्ड्स गोल कॉन्ग्रेंट डिसीजन। और थर्ड आपको क्या बोल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू मिनिमाइज देयर वर्ल्ड वाइड टैक्सेस, टैक्स को कम करेंगे, ड्यूटी या टैरिफ्स को कम करेंगे, कॉस्ट और रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली। आइडल चूजन ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड should lead each subunit manager to make optimal decision for the organization as a whole. यही चीज मैंने बोली थी। मतलब वही मेरिट वाले पॉइंट को उन्होंने बताया कि जो मेरिट है उसी के काम के लिए तो हम ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज कर रहे हैं। चलो अब ये वाला पॉइंट पढ़ो। While determining transfer pricing, number of objectives should be fulfilled. जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग को ऑप्ट करते हैं तो ये बेस हमारे क्लियर होने चाहिए। करो रीड। ट्रांसफर प्राइसिंग को चूज करते वक्त जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, ये सारे टारगेट हमारे पूरे होने चाहिए। रीड करेंगे पहले पांचों पॉइंट।
हाँ जी, क्लियर है पांचों पॉइंट? क्या लिखा था बोलो? पहला, ट्रांसफर प्राइसिंग शुड हेल्प इन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस, मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्यूरेट रिपोर्ट कर सके, एक्यूरेट कैलकुलेट कर सके, इस तरीके के प्राइस को या ट्रांसफर प्राइसिंग को आपको डिसाइड करना होगा। सेकेंडली, ट्रांसफर प्राइसिंग शुड मोटिवेट द डिविजनल मैनेजर into maximizing the profitability of their division and making decisions that are in best interest of organization as a whole। कोई भी जो काम आपने करना है उसमें इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं देखना, पूरी इंडस्ट्री का एज ए होल जो बेनिफिट है आप उसके बारे में बात सोचेंगे। थर्ड, ट्रांसफर प्राइस should ensure that divisional autonomy and authority is preserved। The main purpose of decentralization is to enable the divisional manager to exercise greater autonomy and measure overall result achieved on a profit center or investment center। वही सारी बातों को देखो रिपीट कर रहे हैं। Therefore it is not proper to give divisional manager authority by one hand by placing those in charge of divisional operation and to remove that authority by dedicating transfer pricing that affect the performance of the division। सिर्फ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना, मतलब इसके लिए जो भी अथॉराइज पर्सन होगा, भी आपने बोला अथॉराइज अथॉरिटी होंगी, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे इस ट्रांसफर प्राइसिंग को प्रॉपर वे में यूज करवाने के लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग शुड अलाउ गोल कॉन्ग्रेंस टू टेक प्लेस। प्राइस इस तरीके से डिसाइड करना, इस तरीके से एक्टिविटी करना ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। विच इन इफेक्ट मीन्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविजनल मैनेजर आर कंपैटिबल with the objective of overall company का ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड। एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, प्रॉपर स्टेप्स होंगे। कैन चेक मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंटरनेशनल ग्रुप विच में ट्राई टू मैनिपुलेट ट्रांसफर प्राइसिंग बिटवीन कंट्रीज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ओवरऑल टैक्स बर्डन। मतलब किसी कंट्री में टैक्स का रेट कुछ और है, किसी में कुछ और है, तो किस कंट्री में टैक्स का रेट ज्यादा है, किसमें कम है, उनके अकॉर्डिंगली आपने वो डिसीजन लेनी है ट्रांसफर प्राइसिंग के, कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आपने जब उसको डिटरमाइन कर रहे होंगे तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। आप भी देख लेंगे एक बार। क्लियर? अनुज क्लियर है। चलो अब ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या करेंगे, इसके मेथड्स और टेक्निक को देखते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग में हमारे तीन मेथड्स हैं, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर,
मार्केट के बेस में या नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो तीन है, बोलो। कॉस्ट बेस, मार्केट बेस और नेगोशिएटेड। और कॉस्ट बेट के फिर चार कॉस्ट कवर अप करेंगे, बोलो। एक मार्जिनल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन, स्टैंडर्ड और टू पार्ट टैरिफ कॉस्ट। इसको एग्जांपल से कवर करेंगे, करे? हाँ जी सर। तो देखो, कॉस्ट बेस प्राइस क्या लिखा हुआ है? 4 वर्जन ऑफ कॉस्ट बेस में मैंने क्या बोला है? 4 वर्जन होंगे ना कॉस्ट के। 4 वर्जन ऑफ कॉस्ट आर कॉमनली यूज्ड। कौन कौन से? मार्जिनल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स चार्ज, मतलब टू टैरिफ। एक्चुअल कॉस्ट विल वेरी विद वॉल्यूम, सीजनल एंड अदर फैक्टर्स। हमारी टाइम टू टाइम जितनी वॉल्यूम बनी है, कैसा सीजन है और अदर फैक्टर से टोटल या एक्चुअल कॉस्ट फर्क पड़ जाती है। इफ एक्चुअल कॉस्ट आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ ट्रांसफर प्राइस में इनएफिशिएंसी in producing, department will be passed on in form of increased cost to receiving department। आप देखो, मैंने अगर ये पेन आपने ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना है और मैं कॉस्ट बेस ले रहा हूं, एक्चुअल कॉस्ट, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करके इसका प्राइस चेंज हो जाएगा, सीजन या अदर फैक्टर पे। जब वो कॉस्ट सामने वाले की इंक्रीज हो जाएगी तो आप बताओ ना, हमारे को एक्यूरेट या जेन्युइन प्राइस कहां से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो उसने क्या बोला? वॉल्यूम, सीजनल, अदर फैक्टर से उसको प्राइस, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होगा तो उसकी इनएफिशिएंसी आएगी प्राइस में। द यूज ऑफ, इसीलिए हम एक्चुअल ना लेकर क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट देयरफॉर रेकमेंडेड। मतलब एक्चुअल पे क्यों फेथ करें जब एक्चुअल आपको एक एक्यूरेट रिपोर्ट दे ही नहीं पा रही, तो इसलिए हम किस पे लेते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लेते हैं। सो दैट ऑल द सप्लाइंग डिवीजन एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी आर रिफ्लेक्टेड इन ऑन अकाउंट। क्लियर हो गया? आप पढ़ के देखो कि हम कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग को क्यों यूज करते हैं, एक्चुअल को क्यों नहीं करते, वो मैंने बता दिया आपको। क्योंकि एक्चुअल की जो रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, इसीलिए एक्चुअल का ना लेकर के हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड के बेस को एक्यूरेट मानते हैं। आप देखो, व्हेन टू यूज कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, कब करते हैं वो चेक करो। क्या लिखा हुआ बोलो? When market price are unavailable, नहीं मिल पाते, दिस इज अ कॉमन फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, उसके लिए तो कॉस्ट पे ही फेथ करना पड़ता है। सेकेंड, when the transferring division is treated as cost center, in this case profit is not necessary, तो उस केस में हम कॉस्ट को लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग आर, पहला बोलो जो हमने उसको मतलब प्राइस बताना है ट्रांसफर प्राइसिंग का, पहला हम उसको कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट को बेस ले सकते हैं। मतलब कॉस्ट बेस तो लेने ट्रांसफर प्राइसिंग का प्राइस, बट कॉस्ट भी तो चार है ना, तो पहला बात किसकी कर रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट की। चलो एक एग्जांपल से देखेंगे। एबीसी लिमिटेड हैज टू डिवीजन एक्स एंड वाई। डिवीजन एक्स मैन्युफैक्चर एडवांस कंप्यूटर माइक्रोफोन चिप्स एंड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज टेकन बाय डिवीजन वाई। डिवीजन एक्स बनाता है, जो भी प्रोडक्शन करता है इसका ज्यादातर डिवीजन वाई ले लेता है, जो असेंबल करेगा कंप्यूटर के लिए, और हमारा डिवीजन एक्स के लिए हमारे को जो बताया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट वो बता रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स्ड ओवरहेड मतलब और फिक्स सेलिंग का टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें उसने मार्कअप ऐड करा 40% का, तो लिस्ट प्राइस टू आउटसाइड बायर के लिए इतने का है। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके ऊपर क्या नोट बता रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट आर allocated on the basis of estimated volume, internal transfer 300 और external sale से 200, मतलब total production 500 के ऊपर हमारी fixed cost हुई है। If we assume that
वेरिएबल कॉस्ट कैन बी यूज्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को ले रहे हैं फिर तो आपको फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना पड़ता ना मार्जिनल के अंदर। हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करें, देन ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड देयर ऑन वुड बी 60। आप जरा चेक करके देखो, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को ही ले रहे हैं और मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी बोलो 60। उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग कितना होगा 60 का ही बेस लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट, रेवेन्यू और वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड, द यूज ऑफ प्राइस विल बी रिजल्ट एज लॉस फॉर द सेलिंग डिवीजन 1500। कैसे आप बताओ, इंटरनल कितना हुआ, जल्दी बताओ, इंटरनल कितना हुआ 300, उसके लिए 60, मतलब आपने मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करा। और एक्सटर्नल के लिए तो जनरल प्राइस होगा 115, तो आपकी कितना आ गया बोलो 41,000 रिकवर होंगे, जबकि आपकी जो स्पेंड हुए हैं वो 42,500 हुए हैं। इसका मतलब अगर आप मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट का बेस लेंगे तो इंडस्ट्री को 1500 रुपए का लॉस शो हो रहा है। However, if no more than current 200 units would be sold externally, अगर ये 200 एक्सटर्नल ना करता and capacity represented by the production on chip, internal transfer would otherwise remain idle. There will be no opportunity cost associated with the transfer and marginal cost. अगर हम ये 200 की एक्सटर्नल सेल ना करते तो मतलब जो 200 पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो बच जाती। Obvious, if more than current 200 units could be sold externally, X indifference may be changed depending on whether the price in excess of marginal cost is offered, or if no excess is offered, X would have a strong disinvestment to supply Y. क्लियर हो गया? $500 थी ना टोटल बनाई, 300 को क्या कर रहे हो इंटरनली, उसके लिए आप अगर हम ट्रांसफर प्राइसिंग का मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट बेस ले रहे हो फिर तो आप उसके लिए 60 लोगे, और आउटसाइड के लिए आप कितना कर रहे हैं 200, वो कितने में सेल कर रहे हैं 115 में। तो टोटल सेल कितनी आ रही है, मतलब जो हम सेल कर रहे हैं इंटरनली और आउटसाइड, उस पे टोटल कॉस्ट लगी है 42,500, तो हमारा लॉस शो हो रहा है 1,500 का। चलो ये तो हमने एक बेस लिया कॉस्ट बेस का, दूसरा बेस लेने रहा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इससे समझो क्या एब्जॉर्ब करेंगे उसकी बात करो यार। इसको देखो एक बार, लेट अस प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड से। वेरिएंट कॉस्ट गिवन एज ट्रांसफर प्राइसिंग 70, कैसे वेरिएबल कॉस्ट होती बोलो 50, और एब्जॉर्ब में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 20। अब ट्रांसफर प्राइसिंग कितना होता है 70। अब अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग 70 होता तो आप सोचो इंटरनल का आप जो ट्रांसफर होता है 70 और एक्सटर्नल का 105, कॉस्ट कितनी आती 42, और जो टोटल कॉस्ट आती है वो आ रही है कितनी 37,500। अब प्रॉफिट शो हो रहा है कितने का 4,500 का। चेक करो इसको भी, आप कितना जो लॉस था 1,500 का अब वो कितने में कन्वर्ट हो चुका बोलो प्रॉफिट 4,500 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, फिक्स सेलिंग के थोड़ा लोगे, मैन्युफैक्चरिंग के लोगे ना। हाँ 50 कैसे आया, डायरेक्ट मटेरियल 35 का और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15 का 50 और फिक्स्ड ओवरहेड आते हैं 20। तो मैन्युफैक्चर करने का खर्चा लेना है सिर्फ, कितना आ रहा है 70। क्लियर?
पढ़ो पैराग्राफ 45 तक हो गया। क्या लिखा था? ऑल्दो द न्यू ट्रांसफर प्राइसिंग डज नॉट जनरेट द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट एज अ सेल दैट क्वांटिटी टू एन आउटसाइड पार्टी। अगर हम इंटरनली ना करते, एक्सटर्नली ही रखते सारा, तो मैं मानता हूं आपको वो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा। नेवरएज और contribution toward fixed cost is provided, thus modifying the disincentive noted above। क्योंकि ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? फिक्स कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है। However, as the level of the transfer cost is increased, अगर इंक्रीज होगा, its effect on buying division B could leave problem for sub optimization for firm as a whole। अब जहां उसका टीपी पहले 60 था, अब उसका टीपी अगर 70 हो गया, तो जो बी डिवीजन है उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ गई, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या आ गया? कंपनी के, बिल्कुल ओवरऑल कंपनी के ऊपर प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा। सपोज वाई कुड बाय द सेम कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट ए कॉस्ट ऑफ 65। अगर वो उसको मार्केट में 65 का मिल रहा है और इंटरनल ट्रांसफर 70 है, तो फिर क्या करेगा? एक्सो भैया उसको 65 का बाहर ही खरीद लेगा। तो ऐसे केस में हम क्या सकते हैं? ऑल्दो बाइंग डिवीजन वुड हैव 5 रुपीज चिप में और फर्म वुड लॉस 4500। क्लियर हो गया? हाँ, बनाने की कॉस्ट 50, एक्सटर्नली परचेज किया बोलो 65। 50 वाली चीज को एक्सटर्नल परचेज करेगा तो 15 का लॉस हो गया ना। तो 300 यूनिट पे कितने का लॉस दिख रहा है? 45 यूनिट का। क्लियर? तो अभी हमने क्या करा? 2 बेस देख लिए कॉस्ट के। एक बेस का नाम था बोलो मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हैं, और सेकंड आपने कवर अप करा बोलो एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल फिक्स कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को कवर अप करा। चलो आ जाओ, यही लिखा। अब आ जाओ स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें क्या करेंगे चेक करो। कॉस्ट का तीसरा बेस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड में लिखा था वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कॉस्ट बेस्ड सिस्टम इज दैट दे अलाउ अ ट्रांसफरल डिवीजन। क्या कर रहा है ट्रांसफरल डिवीजन को? टू पास ऑन कॉस्ट इन एफिशिएंसीज टू ट्रांसफरी डिवीजन। मतलब अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और वही कॉस्ट का बेस हम उसको बता रहे हैं, तो वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन पे कहां होगा? सच inefficiencies can result from anything as simple as high fixed overhead per unit। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरहेड का जो फिक्स अमाउंट है पर यूनिट का वो भी तो इंक्रीज होगा, arising from low output level in current period और high unit material cost resulting from machine defect in the current period। या तो करंट पीरियड में मशीन के डिफेक्ट ज्यादा हो जाए
वन वेरिएंट ऑन द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड बेस रख लेते हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज करेंगे। सच स्टैंडर्ड आर यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल में कुछ भी हो उससे में कोई मतलब नहीं है। हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेस रखेंगे, क्योंकि उसके डीमेरिट मैंने बोले स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही बेस ले लेंगे, एक्चुअल को इग्नोर करेंगे, विद द रिजल्ट दैट इंपैक्ट ऑन एडवर्स और फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस रेस्ट विद ट्रांसफर डिवीजन। मैनी बिजनेस मैनेजर वुड कंसीडर दैट दिस गिव द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि स्टैंडर्ड का बेस लेते हैं, इससे प्रॉफिट एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ मतलब कॉस्ट के अंदर हम कुछ अपना जो प्रॉफिट एस्टिमेट वो ऐड कर देंगे। रीड करेंगे इसको भी। टू पार्ट टैरिफ को रीड करो। Under this variant, the selling division transfer at marginal cost, but raise a fixed annual fees on the buying division for privilege of receiving transfer at that price. मतलब पैराग्राफ में क्या लिखा था? बाइंग डिवीजन विल बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट मार्जिनल कॉस्ट व्हेन कैलकुलेटिंग द ऑप्टिमम आउटपुट लेवल। वो जो बाइंग डिवीजन है वो क्या करेगी? एक मार्जिनल कॉस्ट को ऑप्टिमम कैलकुलेट कर लेगी। फिक्स्ड फीस डिजाइन टू कवर द शेयर ऑफ सेलिंग डिवीजन फिक्स कॉस्ट एंड प्रोवाइड अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। Thus, both selling and buy division should be able to record a profit on intra-company transfer. मतलब फिक्स्ड फी के अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट में एक प्राइस चार्ज कर लेते हैं और वही ट्रांसफर प्राइसिंग में यूज करेंगे। अब पढ़ के देखो कॉस्ट बेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हम कॉस्ट बेस ले रहे हैं, अभी आपने मुझे उसमें 4 बोले ना, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, एब्जॉर्प्शन और टू टैरिफ। कॉस्ट बेस में ये 4 प्राइस यूज होते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज रीड करो। इंटर में तो इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग ज्यादा नहीं पूछ रहा, बट फाइनल में इसके ऊपर ज्यादा बात करी हुई है उसने। क्लियर? ठीक है,
पक्का ठीक है ना? ठीक है। अब कॉस्ट बेस्ड के बाद हमने क्या बोलते हैं, एक मार्केट बेस्ड और एक नेगोशिएट। तो चलो मार्केट बेस्ड प्राइस के ऊपर आ जाओ। मार्केट बेस्ड प्राइस जो हम टीपी में यूज करते हैं, करो रीड इसको पैराग्राफ को पहले। मतलब मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। द प्राइस ऑफ कंपेरेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट कैन बी सीन एज ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर ट्रांसफर प्राइस। कंपैरिजन के लिए जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम दे रहे हैं उनका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो बेस लेंगे। इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस, हाँ डी मेरी ठीक बोल रही हो, सतीश कह रहे हैं मतलब अगर वो मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है तो फिर ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिर तो कॉस्ट बेस्ड लोगो या नेगोशिएट करो। फिर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, करंट मार्केट इज मोस्ट सुटेबल बेसिस। करंट मार्केट में चल रहा होगा वही मोस्ट सुटेबल होगा। सेटिंग द ट्रांसफर प्राइस व्हेन ट्रांसफर प्राइसिंग आर रिकॉर्डेड मार्केट प्राइस, divisional performance is more likely to represent real economic contribution of the division to total company's profit. If supplying division did not exist, अगर supplying division exist नहीं करती, the intermediate product would have to purchase on the outside market at current market price. अगर वो नहीं मिल रहा आपस में मतलब इंटरनली, तो हम फिर कहां जाएंगे, मार्केट से खरीदने जाएंगे और मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसका वही प्राइस तो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मार्केट प्राइस को ढूंढना इतना इजी नहीं है, वही लिख रहा है ये देखो, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट मार्केट प्राइस टू यूज। तो अब जरा चेक करके देखो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कब इसको यूज करेंगे। मार्केट प्राइस के लिए मतलब पहले उसने यही बोला कंपैरिजेबल प्रोडक्ट मिले, जरूरी तो नहीं है ना। सेकंड उसने बोला डिफरेंट सप्लायर विल कोट डिफरेंट इनिशियल प्राइस, अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस कोट करते हैं, मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है, तो हम कौन से मार्केट प्राइस के ऊपर फेथ करें। डिफरेंट बायर कमांड डिफरेंट डिस्काउंट, लोगों की आदत होती है डिस्काउंट की, तब भी अलग अलग ऑर्डर साइज या अलग अलग स्टेटस के अकॉर्डिंगली डिस्काउंट मिलता है। करंट मार्केट में रिफ्लेक्ट टेम्परेरी in trading condition and thus might not prevail in the long term. मार्केट का प्राइस भी फिक्स नहीं रहता, वो भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। और एंड इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व सेविंग इन एडवर्टाइजमेंट, मार्केट के अंदर तो वो खर्चे भी ऐड हो चुके होते हैं, जबकि इंटरनली में एडवर्टाइजमेंट बचती है, पैकिंग बचती है, डिलीवरी कॉस्ट बचती है। तो एक्सटर्नल मार्केट के प्राइस को अगर तुम एडॉप्ट कर रहे हो तो ये जेन्युइन प्राइस नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था बोलो, व्हेन टू यूज मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। सर चलो ट्रांसफर प्राइस जो आप बोल रहे हो मार्केट में ये डीमेरिट्स हैं, मतलब इतना इजी नहीं है ना, मैंने बोला, तो आप इसको यूज करते कब है।
तो लिखा व्हेन अ कंपिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एग्जिस्ट, मतलब कंपिटिटिव एक्सटर्नल मार्केट में प्रोडक्ट है तो यूज कर लेना। व्हेन मैनेजर हैव द ऑटोनॉमी टू परचेज एक्सटर्नली और इंटरनली, मतलब मैनेजर इंटरनली भी खरीद सकता है एक्सटर्नली भी खरीद सकता है, तो फिर उसके लिए सुटेबल होगा तो ले लेगा। थर्ड, व्हेन ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग डिवीजन आर ट्रीटेड एज प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर आर इवेल्युएटेड ऑन प्रॉफिट बेस्ड मेजर सच एज रिटर्न ऑफ इनकम और रेजिडुअल इनकम के बेसिस से वो यूज करेगा। ठीक है, देखो मेरिट डिमेरिट तो होंगे ही होंगे। चलो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ो उसके, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ो मार्केट ट्रांसफर प्राइसिंग के। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके बाद कॉस्ट बेस भी हो गया, कॉस्ट के 4 बेस भी हो गए, उसके बाद मार्केट बेस भी हो गया। आप चलते हैं नेगोशिएबल पे। नेगोशिएट, ट्रांसफर प्राइस मे बी डिटरमाइंड बाय वेरियस मीन इंक्लूडिंग यूज ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट and by determining the correct transfer pricing to encourage all division to operate at the profit maximizing output level। मतलब हम मैथमेटिकली भी इस फॉर्मूले को यूज करके इससे निकाल सकते हैं। Alternatively, transfer pricing could be set a process of negotiation between the buying and selling division। आपस में बार्गेनिंग करना शुरू करो। It could be argued that this is the correct procedure in a truly autonomous system with no interference whatsoever from central management or head office। अरे आपस में लगो, आपस में एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर दो, जो उसको ठीक लगे, जो बेचने वाले को, जो खरीदने वाले को, हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। अगर तुम्हारे को लगता है ये ठीक है तो हेड ऑफिस या सेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, आप डील कर लो। अगर आप बाहर भी जाते तभी तो नेगोशिएट करते ही ना, अगर होने के लिए पॉसिबल है तो कहते हैं ऐसे इंटरनली भी कर लो। देखा जाए तो यही एक एक्यूरेट मेथड है, आप चेक करके देखो। The resulting transfer pricing should be acceptable to both the buying and selling, दोनों कर लेंगे, रेलिवेंट मैनेजर बैठ के डिसीजन लेंगे। बट डिसएडवांटेज जरा देखो इसका क्या हुआ, पढ़ के देखो, टाइम तो कंज्यूम होगा ही होगा। The manager may find impossible to reach agreement. In this case, central management may need to intervene. If the transfer pricing is imposed as a consequence, then this may cause behavior problem and would negotiate the objective of giving autonomy to the division। अलग अलग अथॉरिटी के रैंक तो नहीं बैठे होते ना बड़े लोग। On the other hand, manager might act simply as arbitrator in any dispute during negotiation, providing a mediation service to assist the negotiation to reach a conclusion that is acceptable to all concerned। तो अब इसको कब यूज करना चाहिए, नेगोशिएशन को पढ़ो। जैसे भी आपने मार्केट का यूज किया था कि कहां कर सकते हैं, तो इसको कब करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ो।
इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज रीड करो। क्लियर कर रहे हो, करो। ठीक है, चलो आओ अब इसका एक बार प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। यही जो प्राइस हम ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली मूव कर लेते हैं। बढ़ू आगे। ये तो वही थ्योरी है उसका, डिविजनल का, ट्रांसफर प्राइसिंग का। ये आ रहा है इसका प्रैक्टिकल पार्ट। चलो थर्ड इलस्ट्रेशन देखेंगे मेरे साथ, जो अभी कवर अप करनी है। मतलब कुछ मैं करवा रहा हूं, फिर कुछ आपको करने के लिए दूंगा। आपको बताइए अगर इनकेस नहीं होंगे तो फिर मुझे बोलोगे। हाँ, सारी नहीं करवाऊंगा, फिर आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। चलो प्लीज देखें थर्ड। क्या लिखा था? BC company fix the interdivisional transfer pricing for its product on the basis of cost plus return on investment। मतलब कंपनी चाहती है ये हम कॉस्ट में एक ROI का जो डिविजनल हम डिसाइड करेंगे प्राइस, वो ऐड करके वही ट्रांसफर प्राइसिंग का बेस यूज करें। बजटेड फॉर डिविजनल अल्फा फॉर द ईयर 21-22 अपीयर एज अंडर फिक्स एट्स 5 लाख की है, करंट एसेट्स 3 लाख है, डेटर 2 लाख है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डिविजन 8 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 10 है। ठीक है। बजटेड वॉल्यूम 4 लाख यूनिट्स है पर ईयर। डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 28% चाहता है, 8 कितने के ऊपर, 10 लाख के ऊपर।
ठीक बात है, ये देख लो, यही चाहते हैं ना, टोटल 10 लाख लगा हुआ है ना। डिटरमाइन ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ द अल्फा, कॉस्ट प्लस बेसिस से 28% की रिटर्न चाहता था। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी बोलो 10, फिक्स कॉस्ट 8 लाख की है 4 लाख यूनिट के ऊपर, तो पर यूनिट कितनी हो गई 2 रुपए, और वो 10 लाख की रिटर्न के ऊपर 28% चाहता है, 2,80,000 चाहता है, 4 लाख यूनिट से बियर करवाएगा, तो 0.70, इसका मतलब उसको 10 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 2 रुपए की फिक्स कॉस्ट, और जो रिटर्न चाहता है वो 70 पैसे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्लस प्राइस 12.7 उसको रखना पड़ेगा। चेक करो, क्लियर हुआ? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होता तो टोटल कॉस्ट कवर होती है सिर्फ कॉस्ट बेस, बट उसने कॉस्ट बेस प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहता है 28% की, तो 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे हैं। हाँ, उसको ऐड करो, फिक्स सेट्स और करंट सेट्स दोनों को 10 लाख है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 28% की रिटर्न चाहता है, इसका मतलब 2,80,000 चाहता है, और वो 4 लाख की यूनिट्स पे बियर करवाएगा, तो इसका मतलब ईच यूनिट के ऊपर 70% की रिटर्न भी चाहता है। बनाने की कॉस्ट 10, फिक्स कॉस्ट जो उसका प्रोपोर्शनेट है 2, और जो डिजायर्ड रिटर्न चाहता है वो 70 पैसे, तो मिनिमम प्राइस को 12.7 करना पड़ेगा। क्लियर? गुड। फर्स्ट सेकंड आप खुद करेंगे, फोर्थ भी आप खुद करेंगे, फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ करवाऊंगा, आ जाओ, फिफ्थ करेंगे, पहले आप रीड करो फिफ्थ। कहते हैं वेबल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टेलीविजन सेट्स, ठीक है। द असेंबली डिवीजन असेंबल द टीवी सेट्स, इट बाय द पिक्चर ट्यूब फ्रॉम द टीवी सेट्स के लिए कहां से, फ्रॉम पिक्चर ट्यूब डिवीजन से ले लेते हैं, ठीक है। टीवी के लिए ट्यूब से चाहिए, वो हम पिक्चर ट्यूब डिवीजन से लेते हैं। द पिक्चर ट्यूब डिवीजन इज ऑपरेटिंग एट कैपेसिटी, the incremental cost of manufacturing the picture tube is 700 per unit। अगर हम उसको बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट कितने से इंक्रीमेंटल हो रही है, 700 की पर यूनिट। द पिक्चर ट्यूब डिवीजन कैन सेल एज मेनी पिक्चर ट्यूब एज इट वॉट इन आउटसाइड मार्केट रेटेड ऑफ 1100 पर पिक्चर ट्यूब। अगर हम बाहर भेजना चाहें ना, जितनी मर्जी पिक्चर ट्यूब भेजो 1100 की बेचने को तैयार है। If it sell picture tube outside market, the picture tube division will incur variable marketing division cost 40 per, but मार्केट में जाने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना, कॉस्ट वो 40 की है पर पे। सिमिलरली असेंबली डिवीजन परचेज फ्रॉम ट्यूब आउटसाइड सप्लायर से, इट विल इनकर वेरिएबल परचेजिंग कॉस्ट 20 रुपए पर स्क्रीन पे, वो भी लगती है। मतलब देखो, मेरे को इंटरनेट डिसाइड हो रहा था 700 रुपए इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो बाहर बेच सकता है 1100 का, बट उसके लिए उसको 40 रुपए की कॉस्ट करनी पड़ेगी, और मैं बाहर से खरीद सकता हूं, बट उसके लिए मुझे 20 रुपए आउटसाइड सप्लायर के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो पहला क्या रहा है, यूजिंग द जर्नल गाइडलाइंस ऑन द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग एट विच पिक्चर ट्यूब डिवीजन विल सेल पिक्चर ट्यूब टू द असेंबली डिवीजन। बताओ वो बाहर कितने का बेचेगा, 1100, बट उसकी मार्केटिंग का कितना खर्च हो जाएगा, 40। तो इसका मतलब उसकी जेब में तो 1060 बचती है ना। अगर वो सामने से 1100 ले भी लेता है तो 40 खर्च कर देता है, तो इसका मतलब वो कितना का करेगा बोलो, आउटसाइड मार्केट में
ये देखो यही लिखा हुआ है, आउटसाइड मार्केट से 1100 माइनस 40 1060, 10 इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आ रही है 700, तो 1060 जो उसको बाहर से आ रही है, 700 इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर ट्यूब कितना आ रहा है उसका 360, 360। तो उसको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना लेना पड़ेगा 700 तो बनाने का, और 360 कंट्रीब्यूशन 1060 उसको लेना चाहिए। क्या लिखा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर ट्यूब जो बनाने का है प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर ट्यूब टू द पॉइंट ऑफ ट्रांसफर टू सेलिंग डिवीजन। क्लियर। सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है, सपोज डिवीजन मैनेजर एक्ट autonomously to maximize their own division operating income either by transacting internally or buying the selling in the market. If the two division managers are negotiate, what is the range of acceptable transfer price? कितने के बीच में वो नेगोशिएट करेंगे, पढ़ के देखो जरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे 1060 तो उसका मिनिमम है, और 1100 रुपए का वो था प्लस 20 रुपए का उसका, तो 1120 वही लिखा हुआ है। चेक करके देखो, उसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम रेंज देख लो। रीड करेंगे इसको एक साथ, फिफ्थ को। इसके बाद 7 देखेंगे। हो गया, जो मैं बीच के बोल रहा हूं ना वो आपको करने के लिए दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना, अगर इनकेस नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करोगे। पढ़ो 7th, पहले आप 7th को पढ़ेंगे। A company has two division X and Y. Division X manufactures a component which is used by division B. ठीक है, X मैन्युफैक्चर करेंगे जो डिवीजन B to produce a finished product के लिए. For the next period, output and cost have been budgeted as follows. डिवीजन X और डिवीजन Y के कंपोनेंट यूनिट्स जो X की हैं 50,000 और फिनिश यूनिट डिवीजन Y के 50 है. वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है. फिक्स्ड कॉस्ट आर सेपरेबल फॉर ईच डिवीजन. You are required to advise on the transfer pricing to be fixed for division X component under the following circumstances. पहला कहता है
अगर डिवीजन एक्स कैन सेल द कंपोनेंट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट 10 रुपीज पर यूनिट का बिक जाता, डिवीजन बी कैन ऑल्सो परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट एट दैट प्राइस। वो 10 का बेच सकता है और वो खरीद सकता है। तो बताओ क्या होगा? आपने क्या बोला? मार्जिनल कॉस्ट 2,50,000 यूनिट को बियर करनी पड़ेगी, 5 रुपए है। 5 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट और 5 की अपॉर्चुनिटी, तो ट्रांसफर प्राइसिंग कितना होगा? 10। जो बनाने का खर्चा और दूसरा क्या होता है बोलो? मैंने क्या बोलता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस डिवीजन ए विल सैक्रिफाइस ₹5 इफ दे सेल द प्रोडक्ट टू द डिवीजन वाई। अगर मैं डिवीजन वाई को दूंगा तो मैं 5 रुपए सैक्रिफाइस करूंगा। ठीक है? तो बनाने का कितना हुआ? 5 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई? 5। तो ट्रांसफर प्राइसिंग कितना देगा? 10। ठीक है, सेकंड केस देखें। सेकंड में लिखा था एज पर सिचुएशन मेंशन्ड इन अबव, मतलब फर्स्ट पार्ट में ही, एंड फर्दर एज्यूम दैट डिवीजन वाई करंटली बाय द कंपोनेंट। वो क्या कर रही हैं? फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर एट ए मार्केट प्राइस 10 and there is reciprocal agreement between the external supplier and another division Z within the same group. Under this agreement, external supplier agreed to buy one product unit from division Z at a profit of 4 for every component which division Y buy from the supplier. तो आप क्या होगा बोलो? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो, ठीक बोल रहे हो। देखो मार्जिनल कॉस्ट 5, कंट्रीब्यूशन 5 और प्रॉफिट फॉरगॉन कितना? 4। आप ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा 14। क्लियर? मैं दूं आपको ट्राई करने के लिए भी क्वेश्चंस? हाँ देखो कंसेप्ट यही होते हैं, कॉस्ट के 4 बेस है, मार्केट बेस है, नेगोशिएटर, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या नीड होती है, मेरिट डिमेरिट चीज की बात कर रही है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहा है। बस आपसे तो वो इतना ही पूछेगा, आपके लेवल में इससे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझे मैसेज करोगे, मैं उसको कवर अप करूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच प्लीज।